टेक्नोलॉजी रोड मैप आईओटी का RFID मीन्स 2000 से लेके 2020 तक की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ क्या है, RFID टैग्स आए, उसके बाद क्या है, सर्विलेंस के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर आया, हेल्थ केयर के अंदर आया, लोकेटिंग पीपल एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, डे टू डे में जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हुआ। उसके बाद क्या है, टेली ऑपरेशन एंड टेली प्रेजेंस। ठीक है, जैसे आजकल आप टेली प्रेजेंस ही शो करते हैं, जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो टेली प्रेजेंस ही शो करते हैं आप लोग, है ना। तो ये टेली प्रेजेंस। अनलॉक द मैसिव पोटेंशियल ऑफ आईओटी के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मीन्स अब अभी हमने जितना अचीव किया है आईओटी के अंदर, यू कैन से दैट इट इज़ जस्ट 1 और 2% ऑफ आईओटी। हमारे घरों में एक, यदि मैं इंडिया के लोगों की बात करूं, तो एक टाइम था जब मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हुए थे इंडिया में आने। मैं 99-2000 की बात करता हूँ। बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे। उसके बाद क्या हुआ, मैं कैसे मानूंगा कि इवॉल्व हुई। आज के टाइम में आप बात करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब मैं ये बोलता हूँ 50% लोगों के पास तो मोबाइल फ़ोन्स हैं। 50% लोगों के पास तो मोबाइल फ़ोन है। 50% मीन्स कितना हुआ, 135, मैं करोड़ लोग मानता हूँ, 135 140 करोड़ मान लीजिए, तो 70 करोड़ मोबाइल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो 50% लोगों के पास मोबाइल है। तो 50% लोगों के पास कह लो, या 50 मीन्स 70 करोड़ के करीब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिड्यूस्ड कॉस्ट और क्रिएट इनोवेटिव सर्विसेज, न्यू रिवेन्यू स्ट्रीम। तो जो अभी मैं बात कर रहा था, मोबाइल फ़ोन्स जब स्टार्ट हुए थे 99 में इंडिया में, और अब जो आज के टाइम में जो सिनेरियो है, कितने टाइम्स बढ़ गया। तो उस टाइम कितने परसेंट था, आप क्या कह सकते हो उस टाइम कितना परसेंट था। तो आईओटी इज़ जस्ट ऑन द इंट्रोडक्शन फेज इन इंडिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन फेज के ऊपर है, और वो कहाँ तक कितना डेवलप होगा, तो आप ये देखिए, मैं तो कहूँगा कि 1% भी अभी नहीं है। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और देर इज़ ए ह्यूज ह्यूज स्कोप। तभी तो आपको बोला जाता है कि आईओटी इज़ इम्पोर्टेंट। आईओटी के अंदर आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तभी हम बार बार आपको बोलते हैं, तभी ये जो MHRD ने जो ये ट्रेनिंग स्टार्ट की है, जो ये आइडियाज़ आए हैं, वो इसी के बेस पर आए हैं कि दीज आर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़। आईओटी के अंदर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। वाई आईओटी डिवाइसेस आर सब्जेक्ट टू अटैक, बिकॉज डिफ़िकल्ट टू अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फर्मवेयर। क्योंकि हर एक जब डिवाइस को आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप इतना इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम को और फर्मवेयर को अपडेट नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट, वीक और हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और क्योंकि जब आप टैग लगा रहे हो किसी के साथ, तो ऐसा नहीं है वो टैग के ऊपर आप कोडिंग चेंज कर दोगे, वो टैग की कोडिंग तो वही रहेगी ना। वल्नरेबल वेब इंटरफेसेस। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पुअर वेंडर सपोर्ट, कोडिंग एरर्स, DOS एंड DDoS, फिजिकल थेफ्ट एंड टेम्परिंग, ये भी हो सकता है। क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, व्हाट हैज़ बीन लर्न फ्रॉम द रिसेंट आईओटी रिलेटेड इंसिडेंट्स। आईओटी बहुत ज़्यादा ना कह सकते हैं अभी हम कि बहुत ज़्यादा आईओटी अभी यूज़ में आना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मैं मोबाइल का बताया 50% लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो अभी इस लेवल पे नहीं आया कि एक कंसिडरेबल लेवल तक डेवलप हुआ हो, लेकिन स्टिल इट इज़ बीइंग यूज्ड। और जब वो यूज़ हो रहा है, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, और कुछ ना कुछ उनसे हम सीखने को भी मिला है हमें। वेंडर्स डिले और इग्नोर रिस्पॉन्स टू
इश्यूज जो वेंडर्स हैं वो जो इनको हैंडल करते हैं वो उनको इग्नोर कर देते हैं या उसको रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स नहीं देते। यदि कोई इशू आया है तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। और वो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी है और अभी ट्रेंड पर्सन्स कम है। ट्रेंड पर्सन्स कम है तो ह्यूमन रिसोर्स कम है, तो उसको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व आउट होने में टाइम लगता है। ऑल सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर कैन एंड प्रोबेबली डज कंटेन vulnerabilities। ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड एंड ऑफ सपोर्ट इग्नोर्ड। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है उसको इग्नोर कर दिया गया है। और पैचिंग आईओटी डिवाइसेस ऑफन डज नॉट स्केल वेल इन लार्ज एनवायरनमेंट्स। पैचिंग मीन्स कुछ डेवलपमेंट हुई, अभी मैंने यहाँ क्या बताया था, डिफ़िकल्ट टू अपडेट, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि पैचिंग यदि हम करते हैं, जैसे पैचेज आते हैं कि सॉफ्टवेयर के पैचेज आते हैं, ऐसे यदि हम डिवाइसेस के अंदर पैच आईओटी डिवाइसेस के ऊपर पैचेज लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। सिग्निफिकेंट डिले इन इन्फॉर्मिंग द पब्लिक ऑफ द vulnerabilities एंड रिलेटेड इश्यूज। जब मास स्केल पे यूज़ होने लग जाएगा तो वहाँ सिक्योरिटी इशू और ज़्यादा आएंगे। आईओटी की सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस क्या हैं? कवर आईओटी डिवाइसेस विद इन करंट प्रैक्टिसेस, अवेयरनेस ट्रेनिंग और प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड्स जो डेवलप हों, पॉलिसीज़ बने इसके बारे में, लॉज बने इसके बारे में। उसके बाद क्या है, फोरेंसिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि ये सब चीज़ एड्रेस होनी चाहिए। प्लान फॉर द कंटिन्यूड आईओटी ग्रोथ, आईओटी ग्रोथ होती रहे उसके लिए क्या प्लान है? एनहांस वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो अब बढ़ ही रहा है, वो तो अब 5G आ रहा है, इसका मतलब एनहांस तो हो ही रहा है। ठीक है। एडिशनल लॉगिंग एंड लॉग स्टोरेज, उसके बाद क्या है, अपग्रेड फर्मवेयर आईपीएस एंड आईडीएस, इंक्रीजेज अवेलेबल नेटवर्क बैंडविड्थ, नेटवर्क बैंडविड्थ को इंक्रीज करना, अवेलेबिलिटी ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस बढ़ाना। आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब हम जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के, यदि उसमें बात करें तो वो बहुत कम है, बिकॉज those protocols are designed, those protocols are created by considering that how many number of PCs will be used in the future। ये सोच के बनाए थे। कभी उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी हम डिवाइसेस को भी स्मार्ट बनाने शुरू कर देंगे, और डिवाइसेस को स्मार्ट बनाना तो है और इतने सारे डिवाइसेस को स्मार्ट बनाना हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इस बारे में नहीं सोचा था। तो आईपी को बढ़ाना, अवेलेबिलिटी ऑफ आईपी एड्रेस, बोथ IPv4 एंड IPv6 जो अवेलेबल है, और नेटवर्क सेगमेंटेशन एंड कंटेनराइजेशन, ट्रेडिशनल और SPBM, ट्रेडिशनल जो नेटवर्क है हमारे, उनकी जो सेगमेंटेशन के प्रोसेस है वो उसको भी हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, उसको भी हमें प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। एनहांस पार्टनरशिप विद वेंडर्स, उसके बाद क्या है, प्रोक्योरमेंट ग्रुप्स, वेंडर्स अच्छे से काम कर दें इसलिए उनके साथ अच्छे से मींस पार्टनरशिप सेटल करनी पड़ेगी। एमर्जिंग चैलेंजेस क्या है? टेक्निकल और पॉलिसी बेस्ड की बात करें तो डेटा लोकलाइजेशन, उसके बाद एक्सेस टू डेटा, ओपन डेटा, लीगेसी, रेगुलेटरी मॉडल्स, IPR की बात करें या क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिक की बात करें, ये कुछ पॉलिसी इशू हैं, कुछ टेक्निकल इशू हैं, कुछ ऐसे हैं जो टेक्निकल भी है और पॉलिसी भी है। स्टैंडर्ड है, पॉलिसी के थ्रू स्टैंडर्ड डिफाइन होंगे, और स्टैंडर्ड क्या है अपने आप में टेक्निकल इशू है। इंटरऑपरेबिलिटी एक टेक्निकल इशू है
कि एक ने जो सेंसर बनाया वो इस टाइप का बना दिया, दूसरे ने सेंसर दूसरे टाइप का बना दिया। अब एक सेंसर यदि वो ख़राब हो गया तो दूसरी कंपनी का आप नहीं लगा सकते क्योंकि स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे के साथ वर्कर्स के इसलिए क्या है कि उसको स्टैंडर्ड तो मेंटेन होने चाहिए। सिक्योरिटी इशू, प्राइवेसी इशू, स्पेक्ट्रम, बैंडविड्थ और बैंडविड्थ कॉन्स्टेंट्स। स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा इशू है। जब भी आप देखते हैं 2G स्कैम के बारे में तो आपको पता ही होगा क्या था वो 2G स्कैम। 2G स्कैम के अंदर स्पेक्ट्रम सेल आउट किए थे गवर्नमेंट ने, और ये मानते हैं कि ऑल द स्पेक्ट्रम्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। तो वहाँ जो वो सेल आउट किए थे। स्पेक्ट्रम क्या है, जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी कम्युनिकेशन के लिए, तो फ्रीक्वेंसी तो आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप एक ऐसे लेवल पे फ्रीक्वेंसी पहुंच जाएगी जो ह्यूमन के लिए बहुत डेंजरस होगी। तो स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है, वो भी लिमिटेड है, हम ये नहीं कह सकते वो अनलिमिटेड अवेलेबल है। M2M की स्टैंडर्डाइजेशन और एट इंटरनेशनल लेवल क्या स्टैंडर्ड है उसके अंदर, ETS, TTC, ATIS, ये सब स्टैंडर्ड 2012 में सेट किए गए थे। 3GPP और थर्ड जनरेशन, और WHO, कंटुआ और ISO, IEEE, ये सब जो आप ग्रुप्स कह सकते हैं, ग्रुप्स हैं वो जो इनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। 1M2M has released first set of specifications in January 2015। या पढ़ लेना, अलायंसेस बने हैं इसके लिए, ये ऑल आर सम नॉन टेक्निकल इश्यूज। IoT कम्प्लेक्सिबिलिटी, IoT के अंदर क्या है, IoT डाटा सर्विस है, क्लाउड सर्विस है, बिग डाटा एनालिसिस है। अब तक हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, अब तक हम M2M की बात कर रहे थे, थोड़ा हमने IoT की बात की। अब बात यह है IoT के स्टैंडर्ड कहाँ से सेट होंगे। IoT के स्टैंडर्ड सेट करने के लिए अलायंस ऑफ IoT इनोवेशन बना हुआ है, और वो क्या है कि IoT आर्किटेक्चर उसने दिया है, और इसके अंदर ये ही इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, सेंसर, गेटवे, इक्विपमेंट, ठीक है, और ह्यूमन इंटरफेस, सोशल सर्विस, डिवाइस क्लाउड्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। फंक्शनल व्यू क्या है, दो एग्जांपल है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कॉपी मशीन मेंटेनेंस और टैक्सी डिस्पैच। टैक्सी डिस्पैच जैसा आजकल आप देखते हैं, दो मेजर आपके पास कंपनीज हैं जो टैक्सी के लिए डील करती हैं। मेनली दो के नाम आप सुनते हो, ओला, उबर, ठीक है, ये आपने नाम सुने होंगे। तो टैक्सी डिस्पैच वो कैसे वहाँ पूरा सिस्टम वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। और रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शनल प्रोपोजल्स क्या है, उसकी बात देखते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ कॉपी मशीन, एक मशीन को रिमोटली मॉनिटर किया जा रहा है, मशीन कहीं भी रखी हुई है, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी के अंदर, और रिमोटली उसको मॉनिटर किया जा रहा है। वहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उसको चेक किया जाएगा, उसको रिपेयर भी, सॉफ्टवेयर बेस्ड यदि कोई फॉल्ट है उसको रिपेयर भी किया जा सकता है, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन पास की जा सकती हैं। फंक्शनल व्यू क्या है, कॉपी मशीन मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है, मल्टी फंक्शन कॉपी मशीन, कॉपी, प्रिंट, स्कैन, फैक्स वगैरह सब चीज़। मशीन्स आर रेंटेड बाय द कंपनीज, मशीन कंपनीज रेंट पर दे देंगी, कहाँ, जैसे जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर है, शॉपिंग कम्प्लेक्स में है, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी के अंदर है, तो वहाँ कहीं इस तरीके से मशीन्स रेंट पर दे सकती हैं अपनी कॉपी मशीन। इन लार्ज प्रेमिसेस इट हैपन्स दैट मशीन्स आर मूव्ड, ठीक है, मशीन एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाई जा सकती है। रिक्वायरमेंट क्या है, इन्फॉर्म अबाउट द
रिक्वायर्ड मशीन ऑपरेशन, उसके अंदर कब टोनर चेंज करने की ज़रूरत है, कब उसके अंदर इंक डालने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ इसके अंदर इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। इन्फॉर्म अबाउट न्यू लोकेशन इन रेंटिंग कंपनी परमिसेस, यदि कोई लोकेशन चेंज की गई है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी चली जाए। डू नॉट यूज़ रेंटिंग कंपनी नेटवर्क फैसिलिटीज़, रेंटिंग कंपनी जो है उसकी नेटवर्क फैसिलिटीज़ को यूज़ ना करें। फंक्शनल व्यू देखें तो इसका फंक्शनल व्यू क्या हो सकता है, देखिए यहाँ मशीन पड़ी हुई है, रिमोट सिस्टम है, और उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ करके आप ये दूसरे एंड के ऊपर यहाँ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहाँ सारा सिग्नल जा रहा है, वहाँ सारा डाटा जा रहा है। ठीक है, डाटा कौन सा कि इंक की रिक्वायरमेंट है, टोनर को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है, या उसकी कितनी कॉपीज़ उसकी हो गई, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ कॉपीज़ के बाद उसके अंदर इंक फिल करनी पड़ती है। ठीक है, उसका टोनर चेंज करना पड़ता है, तो कितनी कॉपीज़ होगी वो पूरा डाटा यहाँ रहेगा। कंपनी को पता लग जाएगा कि कहाँ किस साइट के ऊपर इस टाइम इंक फिलिंग की रिक्वायरमेंट है, किस साइट के ऊपर टोनर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, किस साइट के ऊपर कितने पेजेस अब तक हो चुके हैं, वो सब चीज़ पता रहेगा। वो कैसे पता रहेगा, आईओटी के थ्रू। ये फंक्शनल व्यू है, उसका दूसरा आर्किटेक्चर है। यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क ये है। एंटरप्राइज मीन्स कंपनी का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम वो यहाँ है। ठीक है, फंक्शनल व्यू अब इसमें देखिए जो रेड है वो मैंडेटरी है और जो ग्रीन है वो ऑप्शनल है। जैसे पोजीशनिंग है और इवेंट को डाटा स्टोरेज है, मीन्स इवेंट के बारे में जो मेमोरी में स्टोर रखनी है, इवेंट स्टोरेज है। मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद मशीन, ये सब चीज़ असेंशियल है, ये होनी चाहिए। अब सेंटर साइड में देखेंगे तो एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन वगैरह ये सब चीज़ है, और यहाँ पर देखिए ये चीज़ ऑप्शनल रहेंगी इसमें। दूसरा है टैक्सी डिस्पैच, कि एक टैक्सी है उसके अंदर कैसे आप उसको जो कॉल करते हो, टैक्सी बुक करते हो, तब क्या होता है, कैसे वो बुकिंग के बाद कौन कौन से लेयर्स यूज़ करते हैं। जो कॉपी मशीन का एग्जांपल इजी है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे। जो टैक्सी डिस्पैच सिस्टम है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। फंक्शनल व्यू क्या है इसका, टैक्सी रिक्वेस्ट जो है जो डिस्पैच की, कस्टमर रिक्वेस्ट एलोकेटेड टू द बेस्ट टैक्सी। ठीक है, टैक्सी रिक्वेस्ट फॉलो अप टू एंटिसिपेट द रिक्वेस्ट डिस्पैच व्हेन हेवी ट्रैफिक। देखिए जब कस्टमर को रिक्वेस्ट डालेगा तो उसको बेस्ट टैक्सी जो उसके पास सबसे जल्दी पहुंच सके वो देने की आपका जो नेटवर्क है उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए। रिक्वेस्ट डिस्पैच रिक्वेस्ट को हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, और टैक्सी रिक्वेस्ट फॉलो अप, हैवी ट्रैफिक होगा तो उस टाइम आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। और क्रेडिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कैसे की जाए, जनरल मैसेज कैसे हो, आपके पास मैसेज आ जाता है ना कि जब आप कोई बुक करते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो जनरल मैसेज कैसे हो, और पर्सनल मैसेज, उसके बाद क्या है सिक्योरिटी अलार्म विद ऑडियो मॉनिटरिंग, टैक्सी लोकेटिंग, टैक्सी को आप लोकेट, ये सब चीज़ आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे जिसने ओला वगैरह यूज़ की है, ऑनलाइन टैक्सी बुक की है, तो वो सब चीज़ आपने एक्सपीरियंस कर रखी है, वो सब चीज़ आप यहाँ सोच सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। जब आप फंक्शनल व्यू की बात करेंगे तो एक टैक्सी यहाँ है, यहाँ आपकी दो टैक्सी हैं, ये सेंट्रल डिस्पैच ऑफिस है। ठीक है, इसको सिटी इज़ डिवाइडेड इन सेक्टर्स, सेक्टर्स में डिवाइड होता है, जहाँ भी कोई बुक करता है तो ये चेक किया जाता है उस सेक्टर के अंदर सबसे नज़दीक कौन कौन सी टैक्सी है। तो सेक्टर्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा,
हाइपोथेटिकली मीन्स कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ वॉल खींच दी है या कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपोथेटिकली उसको ऑन पेपर्स, ऑन सॉफ्टवेयर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। टैक्सी कैन बी वेटिंग एट ए स्टैंड और टैक्सी रिक्वेस्ट डिस्पैच। सेक्टर इज सिलेक्टेड, सेक्टर सिलेक्ट होता है। इफ टैक्सी इज वेटिंग एट स्टैंड, फर्स्ट टैक्सी कंप्लाइंग विद द सर्विस रिक्वायरमेंट्स इज सिलेक्टेड। जो सबसे पहले वो टैक्सी की जाएगी जो जिसकी उस टाइम टर्न है। इफ स्टैंड इज एम्प्टी, क्रूज के अंदर जो टैक्सी है इज सिलेक्टेड, मीन्स जो अभी मोमेंट पे है, जो अभी अपने अपने पैसेंजर को लेके जा रही है, वो टैक्सी सिलेक्ट की जाएगी और उसके अंदर जो नियरेस्ट वन है वो टैक्सी ली जाएगी। इफ नो क्रूजिंग टैक्सी इन सेक्टर, सर्च इज ब्रोडन्ड टू द नेबरिंग सेक्टर, तो नेबरिंग सेक्टर को सर्च किया जाए। सिलेक्टेड टैक्सी ड्राइवर मस्ट एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट। ठीक है, ये प्रोसेस उसके अंदर होता है। अब टैक्सी डिस्पैच, ये पूरा मॉडल इसके अंदर दिखाया हुआ है कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, जो अब तक मैंने बात समझाई है वो इसमें इस मॉडल की हेल्प से बता रखी है। टू टैक्सी, आर यू रियली हेयर, इफ यस हेयर इज ए रिक्वेस्ट फॉर योर ड्राइवर। फ्रॉम टैक्सी, यस आई एम हेयर। ठीक है, वहाँ से आंसर आएगा। यदि वो नहीं है तो वो नो में रिप्लाई कर देगा। डिस्प्लेड टू ड्राइवर, ड्राइवर को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, डू यू एक्सेप्ट देम, उसको वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें क्या है, इसका फंक्शनल व्यू क्या है, इसमें एप्लीकेशन व्यू है और फंक्शनल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑन रिमोट साइड एंड ऑन सेंटर साइड। इसमें दोनों टाइप के आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शनल व्यू। देखिए समरी के ऊपर आ जाते हैं। फंक्शंस ऑन सेंटर साइड, फंक्शन और रिमोट साइड। सेंटर किसको बोल रहे हैं, ये देखिए सेंटर इसको बोल रहे हैं, जो ये सेंटर है, इस सेंटर, दिस इज द सेंटर फॉर द टैक्सी, ये सेंटर है। और एक रिमोट साइड है, रिमोट साइड मीन्स जो टैक्सीज के अंदर जो है। फंक्शंस ऑन रिमोट साइड, हाई लेवल फंक्शंस डिपेंड्स हेवीली ऑन द एंड यूजर नीड्स, और हाई लेवल functions have usually to be distributed over the central side and the remote side. दो हाई लेवल के जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेंटर साइड और रिमोट साइड दोनों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पूरा लोड सेंटर साइड के ऊपर आए, दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो। वायरलेस नेटवर्क, देखिए जब आप आईओटी की रिक्वायरमेंट हुई तो सबसे पहले जो हमने अपना वायरलेस सिस्टम है वो डिज़ाइन किया था ह्यूमन टू ह्यूमन के लिए। लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये आ गई कि आपको थिंग्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तो आपको जो वायरलेस नेटवर्क है उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा उसको। तो द एंटरप्राइज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू डायनेमिकली अडेप्टेबल, डायनेमिकली अडेप्टेबल होना चाहिए। मोबिलिटी है, पर्सनल क्लाउड, द क्लाउड, और उसके बाद क्या है कि जो डिवाइसेस हैं, मेन तो क्या है जो डिवाइसेस हैं उनको आपने टैकल करना है। यूनिफाइड एक्सेस स्ट्रेटजी, क्या है एक्सेस करने की स्ट्रेटजी? सबसे पहली चीज़ तो उसमें यही आती है कि सीमलेस फैसिलिटी अवेलेबल हो, सीमलेस नेटवर्क अवेलेबल हो, कि उसमें कोई बाहर नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफाई ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आईओटी के अंदर, मैं बता चुका हूँ ये चीज़। प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में रिटर्न भी आना चाहिए। यदि रिटर्न नहीं आया तो जो
client है that the client will not opt for the IoT. ये देखिए 802.11 AC 1 and 2, इसके लिए यहाँ चैनल दिखा रखा है, सिंगल यूज़र MIMO, मल्टी यूज़र MIMO, और ये सिंगल यूज़र, ये मल्टी यूज़र, ठीक है। और मशीन इन MIMO मीन्स मशीन इन मशीन आउट। और उसके बाद 4 स्पेशल स्ट्रीम्स, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इसने रिसीव करके फिर आगे ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। अब लैन यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो लैन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें 6 केबल लैन यूज़ हो रही है। सिक्योर एंड स्केलेबल IoT डिप्लॉयमेंट, जो भी IoT आप लगाने जा रहे हैं, जो भी आप IoT स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी IoT आप सेटअप करने जा रहे हैं, उसके अंदर सिक्योर होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। मीन्स फ्यूचर में यदि रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको इंक्रीज़ कर उसको, डिक्रीज़ कर उसको, शिफ्ट कर उसको, वो सब चीज़ होनी चाहिए। एक्सेसिबल ओनली बाय द कंप्लेंट डिवाइसेस, कंप्लाइंट डिवाइसेस। और कंप्लाइंट मीन्स जो उसके लिए एक्सेसिबल हो, वो जो उसके लिए अथराइज्ड है, वो कंटेन्स ओनली द ट्रैफिक फ्रॉम द IoT सिस्टम। IoT सिस्टम से ही ट्रैफिक को ले, मीन्स IoT सिस्टम से बाहर किसी को एंटरटेन ना करे, ऐसा ना हो। सिक्योरिटी इशू है, दिस इज ऑल सिक्योरिटी इशू। और प्रोवाइड्स द क्वालिटी नेसेसिटी टू रन द IoT एप्लीकेशन सक्सेसफुली। IoT अकॉर्डिंग टू द गार्टनर का IoT के लिए क्या कंसेप्ट है। IoT वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, IoT बिजनेस सॉल्यूशन, ठीक है, उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। IoT ट्रांसपोर्ट कंटेनर, IoT प्लेटफॉर्म, IoT एंड पॉइंट्स, ये सब IoT बेस्ड है। बिजनेस आउटकम क्या आएगी। एंड पॉइंट कनेक्टिविटी इज स्टैंडर्डाइजिंग ऑन Ethernet, Wi-Fi, वायरलेस गेटवेज एंड PoE। हाई लेवल आर्किटेक्चर M2M और IoT का, इसके अंदर देखिए आप डेटा फ्लो कैसे होता है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। यहाँ ये बेस स्टेशन है, यहाँ ये सेंसर है, मशीन है या थिंग है, कुछ भी आप लगा लो। डेटा फ्लो कैसे होता है, दिस इज डाउन लिंक, दिस इज अप लिंक, ठीक है। फ्लो ऑफ डेटा दोनों तरफ होगा। उसके बाद क्या होगा, ये इंटरनेट से कनेक्टेड होगा आगे। SDN NFV बेस्ड IoT 5G के अंदर हम बात करें तो ये 5G का सेटअप है। 5G के अंदर कैसे काम करेगा, वीडियो सर्विलेंस, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, उसके बाद इंटेलिजेंट ट्रैफिक, हेल्थ, स्मार्ट होम, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैंडल होंगी। SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, सॉफ्टवेयर रेडियो और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल टेक्नोलॉजीज हैं। नेटवर्किंग के अंदर यहाँ हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, वहाँ हम रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर रेडियो की बात करता हूँ, कॉग्निटिव रेडियो, सॉफ्टवेयर बेस्ड रेडियो, बात एक ही है। सॉफ्टवेयर बेस्ड रेडियो की जब बात करता हूँ तो मैं ट्रांसमीटर और रिसीवर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। नेटवर्क एप्लीकेशन डिफरेंट नेटवर्क एप्लीकेशन हैं, और इसकी कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डिफाइंड है ये सब चीज़। आपने बहुत सारे अलोहा पढ़ा है, स्लोटेड अलोहा पढ़ा है, ठीक है, और भी आपने डिफरेंट टेक्नोलॉजी पढ़ी हैं। तो उन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अडप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी, किस चीज़ के लिए कौन सा नेटवर्क किस चीज़ के लिए प्रोग्राम करना है, वो सारा आजकल सॉफ्टवेयर डिजाइंड है।
SDN के की एलिमेंट्स क्या हैं? सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंट्रोलर होगा उसके अंदर एक, बताया था मैंने अभी ये, कि जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है वो सॉफ्टवेयरली डिफाइंड होगी, सॉफ्टवेयर से डिफाइंड होगी, और उसका एक सेंटर लोकेशन होगी जहाँ से वो कंट्रोल होगा। प्रोग्रामेबल ओपन एपीआई, प्रोग्रामेबल एपीआई है, ओपनली अवेलेबल है, जिसको भी असाइन करना हो किया जा सकता है। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस, ओपन फ्लो। SDN architecture uses a standard communication interface between the control and the interface layers, ठीक है। और ओपन फ्लो विच इज डिफाइंड एज द ओपन नेटवर्किंग फाउंडेशन, ONF बोलते हैं, इज द ब्रॉडली एक्सेप्टेड SDN प्रोटोकॉल फॉर द साउथ बाउंड